चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका आता है, उस मैथमेटिक्स में आज हम क्लास 1 पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास 1 में दोस्तों आप लोग के सीटेट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसमें 30 नंबर का, आप जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 नंबर का हमारा मैथमेटिक्स आता है। और उस 30 नंबर में आपका 15 नंबर न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, 15 नंबर पेडागोजी होता है। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल पोर्शन का जो दोस्तों पहला टॉपिक है, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय आकार एवं स्थानिक समझ। दोस्तों, ये पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग उसका जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। और उसके साथ साथ आप लोग के जो सीटेट का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है जो न्यूमेरिकल पोर्शन का, वो फर्स्ट टॉपिक यही है कि ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सिलेबस को ओपन करके देखेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा, या सिलेबस में अगर डायरेक्ट जाएंगे तो वहाँ सिलेबस में आपको मिलेगा, सबसे पहला टॉपिक मिलेगा ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, पिछले 2-3 साल में इससे कितने क्वेश्चन आए, किस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड उसके जो भी थ्योरी है उस पर हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। जितने भी पॉइंट हम पढ़ाएंगे, हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसके पहले भी हम सीटेट का 2-3 साल का ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्पफुल भी मिला हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो का आज लेकर के आए जो जुलाई 2024 का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ वीडियो आप लोग को बताएंगे, पढ़ाएंगे। और उसके बाद थ्योरी के बाद फिर प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम हर एक टॉपिक के क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे और इजी वे में पढ़ाया जाता है और बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि आज इस टॉपिक में क्या क्या है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, उस कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें संपूरक कोण कितने होते हैं और पूरक कोण कितने होते हैं, इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर इसमें चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, जितने भी इसमें टॉपिक हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आते हैं सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, 40 से 45 मिनट की, लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। उम्मीद करते हैं जितने भी पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ाएंगे बहुत ही एकदम ठोस और एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे जो भी हम बताएंगे एकदम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे। अगर आप जुलाई 2024 का पेपर देना चाह रहे हैं सीटेट का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिखा हुआ है सीटेट जुलाई 2024, ये मैथमेटिक्स में आज की क्लास 1 है हमारा। कौन सा क्लास है? ये मैथमेटिक्स का एक क्लास 1 है। और क्लास 1 में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी फर्स्ट चैप्टर भी हम इसको कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय आकार एवं स्थानिक समझ। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का है। ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। किसके? अगर हम कहें तो प्राइमरी यानी 1 to 5 और जूनियर 6 to 8। ठीक, यानी एक तरह से कह सकते हैं एक प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ये दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और इस टॉपिक से अक्सर ये मान के चलिए कि आप 7 से 8 क्वेश्चन केवल इसी से फंस जाता है। क्योंकि इसके बाद जितने टॉपिक हैं आपका वो जोड़ होता है, घटा होता है, मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर उसके बाद मेजरमेंट्स हो गया। इसमें छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं तो उसमें से एक एक 2-2 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनालिसिस अगर हम करें तो 7 से 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाता है। मतलब जितने भी बार आपके सीटेट होते हैं सभी पेपर में आप लोग का इससे अच्छा खासा ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है तो आसानी से इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आ पाएंगे। तो आइए हम यहाँ समझते हैं कि ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग के अंदर कौन कौन टॉपिक हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले त्रिभुज पढ़ेंगे
और त्रिभुज के बाद फिर दूसरा टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। और उसके बाद समझेंगे वृत्त के बारे में। किसके बारे में? वृत्त के बारे में समझेंगे। और उसके बाद फिर इसमें घन घनाभ बेलन शंकु गोला, घन घनाभ बेलन शंकु गोला, इन सब इसको जैसे त्रिभुज को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। और इसको क्वाड्रिलेटरल, और ये हो गया सर्किल। बाकी तो इसको जानते हैं, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर। घन को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्यूब, घनाभ को क्यूबाइड, बेलन को सिलेंडर, और शंकु को यहाँ पे कोन कहते हैं, और गोला को क्या कहते हैं यहाँ पे? स्फेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ टॉपिक रहे दोस्तों। तो इसमें आइए हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। इसको बेसिक से लेकर के हम हाई लेवल तक चलेंगे। हाई लेवल का मतलब यह है कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन आते हैं उन सभी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए त्रिभुज में क्या होता है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर समझेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज समझेंगे। और उसके बाद इसी में कोण के आधार पर भी समझेंगे। किसके आधार पर? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए कि भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं आपके। तो भुजा के आधार पर अगर समझेंगे तो भुजा के आधार पर टोटल 3 त्रिभुज होते हैं। पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज बनता कैसे है तो इसका फिगर भी हम यहाँ बना देते हैं। देखिए, फिगर से थोड़ा अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये इस तरह से बनेगा आपका, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ समबाहु, लास्ट में देखिए बाहु लगा। बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा होता है। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर हम इसको यहाँ पे नामकरण कर दें ABC, अगर ये त्रिभुज है तो यहाँ पे देखिए सब के सब भुजाएं, इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पे इसी से हम समझ सकते हैं, अगर फिगर ना भी बनाएं तब भी हम यहीं से समझ सकते हैं कि सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा यहाँ पे है समद्विबाहु। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिसकी 2 भुजाएं केवल बराबर हों वे कौन सी त्रिभुज कहलाती हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे अगर ये ABC इस तरह से कोई त्रिभुज है तो यहाँ देखिए इसमें AB और AC ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। लेकिन अगर BC देखेंगे तो BC जो है भुजा एक दूसरे से भिन्न है। मतलब इन दोनों भुजाओं से अगर देखा जाए तो BC क्या है? छोटा है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब आ जाइए विषमबाहु। विषम का मतलब होता है कि भिन्न, यानी एक दूसरे से अलग। और बाहु मीन्स भुजा, यानी इसकी प्रत्येक भुजा, जितनी भी भुजाएं होती हैं इसमें विषमबाहु त्रिभुज में, वो क्या होती हैं? सब एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो AB और BC और CA ये तीनों भुजा आपस में क्या हैं? एक दूसरे से भिन्न है, यानी एक दूसरे से अलग हम कह सकते हैं इसको। तो इसमें देखिए जितनी भी भुजाएं आपस में एक दूसरे से अलग हैं, कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है। और समद्विबाहु में देखेंगे तो ये 2 भुजा आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं है। और समबाहु में देखेंगे तो सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि
कि अगर भुजा के आधार पर कहीं पर हमको इसको क्लासिफाई करना हो, अलग वर्गीकरण करना हो अगर, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके नाम से ही हम जान जाएंगे कि समबाहु का मतलब होता है सममेश बराबर, बाहुमेश भुजा, यानी जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हों वे कौन सी भुजा कहलाती हैं? समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सममेश बराबर, द्विमेश दो, बाहुमेश भुजा, यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों वे कौन सी त्रिभुज कहलाती हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु की बात अगर किया जाए तो विषम बाहु में क्या होता है? विषम मीन्स अलग या भिन्न, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं, जितनी भुजाएं हैं तीन की तीनों भुजाएं क्या हैं? एक दूसरे से भिन्न हो, वे कौन सी भुजा कहलाती हैं? तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती हैं। ठीक है। और दोस्तों ये चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, इसके सभी कोणों का योग, इन तीनों में सभी कोणों का योग अगर देखें तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 के बराबर होता है। चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो, किसी भी आकार का त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 अंश के बराबर होता है। ये तो हो गया आपका भुजा के आधार पर। फिर आगे समझते हैं हम कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर सबसे फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं इसमें कि न्यून कोण। कौन सा कोण? सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि न्यून कोण। न्यून कोण होता क्या है? तो अगर इसका डिफिनीशन हम लिखना चाहें, परिभाषा लिखना चाहें, तो न्यून कोण वे सभी कोण होते हैं जो 0 से लेकर के 90 के बीच, ठीक है, यानी 0 से 90 अंश के बीच के कोण, जितने भी कोण होते हैं, चाहे वो 89 अंश कोण क्यों ना हो, तो 0 से प्लस यानी 1 से ले करके अगर हम 89 तक जाएं, 90 पूरा ना, 90 के एक पहले अगर 89 तक जाएं तो वो कोण किस में आ जाएगा? न्यून कोण में ही आ जाएगा। ठीक है। तो 0 अंश से ले करके 90 अंश के बीच के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और उसी में दूसरा पॉइंट अगर हम समझें तो दूसरा पॉइंट इसमें हमारा क्या हो जाता है? दूसरा पॉइंट समकोण। और समकोण का मतलब क्या कह सकते हैं? 90 डिग्री। ठीक। अगर न्यून कोण हम यहाँ फिगर से इसको देखना चाहें तो इस तरह से कोई कोण, अगर मान लीजिए यहाँ पे 45 है, तो 45 देखिए अगर हम देखना चाहें तो 0 से लेकर के 90 अंश के बीच का ही कोण है 45 अंश। ठीक है। तो ये न्यून कोण हो गया। समकोण क्या है? समकोण का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी एक समकोण होता है। तो समकोण बनाते कैसे हैं कि एक वर्टिकल लाइन है, बस इसी से जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दीजिए और इसके बीच जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कोण क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री यानी 90 अंश। तो समकोण यहाँ पे क्या होता है? 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि अधिक कोण। ठीक है। अगर इसको ऐसे सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, इसमें भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। इस एग्ज़ाम के बाद भी कोई एग्ज़ाम अगर देना चाहेंगे, अगर ये बेसिक आपका छोटा छोटा जो बेसिक चीज़ होता है ये अगर आपके क्लियर है तो आगे अगर कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ गया इससे रिलेट करके 2-3 पॉइंट एक में करके अगर दे दिया क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण 90 अंश से ले करके 180 अंश के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। ये कौन सा कोण कहते हैं? अधिक अंश। यानी अगर 90 अंश के ऊपर अगर आपका 91 अंश भी है, 91 से लेकर के 179 तक, इसके बीच का कोण मतलब 91 से और 179 तक के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो सीधा सीधा आप समझिए कि 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए। तो वे सभी कोण कौन से कोण कहलाते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? अधिक कोण के अंतर्गत। ठीक है। और इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पे अगर ये सीधी वर्टिकल लाइन डालते हैं हम तो 90 अंश हो जाएगा। इससे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मान के चलिए ये 135 अंश है। ठीक है। 135 अंश है। तो 135 अंश देखिए 90 और 180 के बीच ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा कोण है? अधिक कोण है। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे कि ऋजुरेखीय कोण। कौन सा कोण? ऋजुरेखीय कोण। ऋजुरेखीय कोण दोस्तों ये पूरा 180 अंश होता है। कितना? 180 अंश। यानी 180 अंश के कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे? ऋजुरेखीय कोण कहेंगे। और 180 अंश का फिगर कैसे बनता है? तो सीधी एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दीजिए। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी एक तरफ इसके जो कोण बनेगा पूरा का पूरा वो कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का। ठीक है। अगर इसको आप बीच से यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल लाइन डाल देते हैं तो देखिए इधर भी 90 अंश बन गया और इधर भी 90 अंश बन गया। तो 90 और 90 ये पूरा मिला करके कितना अंश का कोण बन जाता है? 180 अंश का कोण बन जाता है। लेकिन अगर यहीं पर इसी त्रिभुज को जो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं
ये क्या है, अर्ध त्रिभुज, अर्धवृत्त है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम पूरा इस तरह से मिला देते हैं तो ये पूरा का पूरा कितने अंश का बन जाता है, तो 180 ऊपर 180 नीचे, और टोटल अगर हम इसको मिला देते हैं तो टोटल 360 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ऋज रेखीय कोण होता है वो हमारा कितने अंश का होता है, 180 अंश के कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, ऋज रेखीय कोण कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें समझते हैं कि एक कोटि पूरक होता है, कौन सा कोण, एक होता है कोटि पूरक, एक होता है समपूरक। तो कोटि पूरक कोण कौन सा होता है, तो कोटि पूरक कोण यहाँ पे अगर हम समझें तो कोटि पूरक कोण आपका, अगर दो कोण, मान चलिए कि कोण ए और कोण बी, अगर दो कोणों का योग 90 अंश है, यानी 90 अंश के बराबर अगर दो कोण हैं तो वह कोण कौन सा कोण कहलाता है, कोटि पूरक कोण। और वहीं पर अगर समपूरक की बात किया जाए, समपूरक की बात किया जाए तो समपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योग इसमें 180 अंश के बराबर होता है। अब आप इसमें कहेंगे कि इसे क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन हम इसमें बताने वाले हैं आपका कि ये जो जितने पॉइंट हम आप लोग को बता रहे हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, और सिलेबस में अगर ये टॉपिक आपका दिया गया तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसमें, तो हम उसके बारे में समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आप लोग का क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, खासकर न्यूमेरिकल पोर्शन से। बाकी पेडागोजी से जो आता है, पेडागोजी तो आप लोग को आगे बताया जाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है कि जैसे मान चलिए कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है 78 78 अंश के कोण को, 78 अंश के कोण को निम्न में से कौन सा कोण कहते हैं। इसी एक क्वेश्चन से अभी हम आप लोग का लगभग 3-4 पॉइंट जो इसमें यहाँ पे बताए हैं सब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग का है कि समपूरक कोण, कौन सा कोण, यहाँ पे समपूरक कोण। दूसरा आपका हो गया अधिक कोण, दूसरा कौन सा कोण है, दूसरा हो गया आपका अधिक कोण, और तीसरा आपका हो गया न्यून कोण, कौन सा कोण, न्यून कोण, और चौथा आपका हो गया बृहत कोण, बृहत कोण, या इसको कह दीजिए ऋज रेखीय कोण, ऋज रेखीय कोण, ठीक है। अब अभी हम आप लोग को पहले बताएं कि जो 78 अंश का जो कोण है वो किसके बीच में आ रहा है। तो पहले बताए हैं कि 0 से लेकर के 90 अंश के कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, यहाँ पे न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण, यहाँ पे न्यून कोण कहते हैं। और यहाँ पे पूछा क्या है कि 78 यानी 78 अंश पूछा है, तो इस 0 और 90 के बीच में ही तो कहीं 78 अंश आएगा, क्योंकि 78 एक ऐसा डिजिट है, यहाँ पे एक ऐसी संख्या है, हम कह सकते हैं कि 0 से 90 अंश के बीच का ही ये संख्या है 78। तो 78 अंश का जो कोण है वो कौन सा कोण हमारा हो जाएगा, यहाँ पे न्यून कोण हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर 78 के बजाय आगे कह दिए कि 113 अंश का कोण, 113 अंश के कोण को निम्न में से कौन सा कोण कहेंगे, तो जब आपको पता रहेगा ये सब, अभी देखने में आप लोग को बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन इस प्रकार से जब क्वेश्चन बन जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें संपूरक को क्या कहते हैं, अधिक को क्या कहते हैं, बृहत को क्या कहते हैं, न्यून को क्या कहते हैं, ऋजरेखीय कोण क्या होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो कुछ भी हम टिक करके चले आते हैं। तो 113 अंश का जो कोण होता है, 113 अंश के कोण को कौन सा कोण इसमें कहेंगे, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे अभी पढ़े हैं कि 90 से लेकर के 180 के बीच के कोण को हम कौन सा कोण अभी बोले थे, अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण यहाँ पे
बोले थे कि 90 से लेकर के 180 अंश के बीच का जो कोण होता है वो अधिक कोण होता है। और इसी देखिए 90 और 180 अंश के बीच में ही कोई एक कोण आएगा जो 113 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो 113 अंश का ये जो कोण है वो कौन सा कोण है? अधिक कोण। तो इसमें अगर हम टिक करना चाहें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये देखिए इसी से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। और वहीं पे अगर हम कहें कि 180 अंश के कोण को कौन सा कोण कहते हैं निम्न में से, तो 180 अंश के कोण को इसके पहले हम पढ़ाए हैं कि 180 अंश के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, तो ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। कौन सा कोण? ऋजुरेखीय कोण। यानी 180 अंश का जो कोण होता है हमारा, उस 180 अंश के कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। ये दोस्तों आपको एक क्वेश्चन से 3 चीज़ें आपका क्लियर हुआ। और एक चीज़ और इसमें है कि एक अधिक कोण के बारे में समझ लिया, न्यून कोण, ऋजुरेखीय कोण, एक बचा है आपका संपूरक कोण। तो संपूरक कोण से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 कोणों का योग, मान चलिए कि कोण ए और कोण बी, 2 कोणों का योग अगर 180 अंश के बराबर है, ठीक है, तो अगर इसमें से कोई एक कोण हमको पता रहे तो दूसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक कोण दिया है आपका 125 अंश, 125 अंश के कोण का यहाँ पे अगर हम कह दें कि 125 अंश के कोण का संपूरक कोण क्या होगा? कौन सा कोण? 125 अंश के कोण का संपूरक कोण क्या होगा? ठीक है, तो 180 अंश के कोण का संपूरक कोण क्या होगा? तो अगर हम निकालना चाहें तो इसमें किसी एक की जगह पे हम 125 रख देंगे, तो 125 प्लस कोण बी इक्वल टू 180। और अगर कोण बी यहाँ से हम निकालना चाहें तो हो जाएगा 180 माइनस 125, और ये कितना हो जाएगा? 55। यही तो हो जाएगा ना, 55 5 60, 60 20 80, तो ये हो जाएगा आपका 55 अंश। ये तो आपका कोण निकल गया। लेकिन अगर कह दे कि 125 अंश के कोण का दूसरा कोण जो होगा वो कौन सा कोण होगा, तो यहाँ पे आप यहाँ टिक कर सकते हैं कि 125 अंश का जो दूसरा सेकंड कोण होगा या 180 में से घटाने के बाद कौन सा कोण होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 180 अंश के कोण को अगर हम ऋजुरेखीय कोण में से घटाएं तो कौन सा कोण बनेगा? तो यहाँ पे हमारा संपूरक कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि 125 अंश और इसको किस में से घटाना है? ऋजुरेखीय कोण में से घटाना है। और आप जानते हैं कि ऋजुरेखीय कोण कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश। और 180 अंश में से हम 125 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 55 यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूरक कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजुरेखीय कोण। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे तो उम्मीद करते हैं कि आज से ये कन्फ्यूज़न जो भी अगर आपके मन में बना रहा होगा थोड़ा बहुत, तो इससे इस वीडियो से आप लोग का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खासकर त्रिभुज से रिलेटेड अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, हम चतुर्भुज के बारे में समझते हैं कि चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में समझते हैं कि जैसे त्रिभुज आप समझें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम समझें कि हमेशा 180 अंश होता है। त्रिभुज की आकृति कोई भी हो लेकिन कोण उसका हमेशा सेम होता है। उसी तरह से चतुर्भुज हो तो चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज हो उसमें हमेशा चारों कोणों का योग, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी, इसको आप किसी और नंबर से यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं। ए बी सी के अलावा पी क्यू आर एस किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम चारों कोणों का योग देखें तो हमेशा इसके चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 360 अंश के बराबर होता है। तो चतुर्भुज में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, अगर हम वर्ग के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? अगर हम वर्ग के बारे में देखते हैं तो वर्ग में होता क्या है कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है कि इसमें 4 के चारों भुजा, देखिए इसमें 4 के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। और सेकंड दूसरा अगर हम यहाँ पे समझें आयत, इन दोनों के बारे में एक बेसिक
सी पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अक्सर बन जाता है इससे कि क्वेश्चन वर्ग और आयत से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो इसमें देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में क्या होता है कि इसकी चार की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दोनों में इसके चारों कोणों का योग, इसका भी 360 अंश है, इसका भी कितना है 360 अंश। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि ए, यहाँ पे लिखा रहता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं आयत होते हैं, और बी पॉइंट है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, ठीक है, वर्ग होते हैं। ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से बन रहा है जो कि सभी वर्ग आयत होते हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो आपको इसमें समझना होगा। अब इसमें आप कहेंगे कि इसके भी सभी कोणों का योग 90 अंश है, इसके भी सभी कोणों का योग 90 अंश है, ठीक है, और इसमें भी सभी भुजाओं का योग 360 अंश है, और आयत में भी सभी भुजाओं का योग 60 अंश है, 360 अंश है। ये क्या है आपका, ये वर्ग है और इसको हम क्या कहेंगे आयत कहेंगे, ठीक है। अब इसमें समझिए आप कि सभी वर्ग आयत होते हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो वर्ग है आपका, वर्ग के चारों भुजाओं का योग क्या होता है, वर्ग के चारों भुजाओं का योग 360 अंश तो होता है, इसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है, और उसी तरह से आयत भी होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आयत है इसके केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग के सभी भुजाओं का योग सभी भुजाओं के आपस में एक दूसरे से सेम होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आयत होता है, जितने भी आयत हैं सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। कैसे, यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अगर आमने सामने की भुजा देखेंगे तो इसमें भी बराबर है, इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि इसके चारों भुजाओं का योग आपस में बराबर है और एक दूसरे से सेम है, ये तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आयत से हम रिलेट करके देखेंगे तो आयत में भी देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है और वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर है, और यहाँ भी देखिए ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। बहुत बेसिक से बहुत अच्छी चीज़ हम बता रहे हैं आपको, इससे रिलेट करके क्वेश्चन बन जाता है और अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वर्ग आयत होता है कि आयत वर्ग होता है, ठीक है। तो यही है कि जो आयत होता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसीलिए जितने भी वर्ग होते हैं क्या होते हैं, जितने वर्ग होते हैं सभी के सभी वर्ग आयत कहलाते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि जो आयत होता है उसके केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग क्या होता है कि इसके सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्ग हैं वे सभी के सभी आयत तो कहलाते हैं, लेकिन जितने आयत हैं वे सभी के सभी वर्ग नहीं कहलाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि सभी वर्ग आयत होते हैं तो इसमें पहला पॉइंट क्या है सही है, और दूसरा आपका इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सभी वर्ग आयत तो होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कुछ कि अगर इसमें हम नेक्स्ट देखें कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज में हम समझेंगे कि इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपका कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में इस तरह से अगर हम विकर्ण डालते हैं एक दूसरे पर, इस तरह से अगर विकर्ण डाल दें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि अगर एक कोण यहाँ से देखें, यहाँ से एक कोण अगर समझें तो एक कोण कितने अंश का बन रहा है 90 डिग्री का, और उसी तरह से यहाँ पर भी देखें तो ये भी कोण आपका कितने अंश का बन रहा है 90 अंश का, ठीक है। इस चतुर्भुज को अगर थोड़ा हम सही से और बनाएं, एकदम सीधा सीधा बनाएं इस प्रकार से, और फिर इसके बाद इसमें विकर्ण को इस प्रकार खींचें, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, कि ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे से बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि इसके बीच का जो कोण बनता है, ठीक है, ये आपका ठीक बना है, ये
फिगर। तो यहाँ पे देखिए कोण एक दूसरे के बीच में अगर देखा जाए तो कितने अंश का कोण बना रहा है, आप लोग को स्पष्ट दिख भी रहा होगा कि 90 डिग्री का। तो अक्सर जो क्वेश्चन देता है इस तरह से एक फिगर बना देगा और पूछ लेगा कि 2 कोण इसमें दे देता है और तीसरे कोण का मान पूछ लेता है, और तीसरा कोण जो देता है वो इसी प्रकार से देता है। जैसे अब जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आपको बन रहा है, एक आधा कोण दे देगा। आधा कोण का मतलब जैसे यहाँ पे 40 अंश दे देगा, ठीक है, 40 अंश दे करके बाकी इसका आधा पूछ लेगा, आधा दे देगा और आधा पूछ लेगा। तो आधा कैसे निकलता है, तो हम जैसे इसके पहले बताए हैं कि कोई एक रेखा अगर है, अगर इसमें परपेंडिकुलर डाला गया इस तरह से, तो मान के चलिए कि इस तरह से ये आधा कोण आपका 40 अंश दिया है, ठीक है, और ये कोण ए है। कौन सा कोण है ये, मान के चलिए आपका अल्फ़ा है और बीटा का मान आपका पूछा हुआ है। तो बीटा का मान निकालेंगे कैसे, तो आप जानते हैं कि ये पूरे कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे कोण का योग 90 अंश होता है। तो 90 में से अगर कोण अल्फ़ा आपको निकालना है, कौन सा अल्फ़ा नहीं सॉरी बीटा, अगर बीटा आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरे 90 में से यहाँ तक देखिए पूरा 90 है, इस पूरे 90 में से आप कितना माइनस कर देंगे, जो पहला कोण आपका दिया है 40 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 50 अंश से आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आज के डेट में कि आधा क्वेश्चन आप आधा यहाँ पे एंगल दे देगा और आधा आपको पूछ लेगा। और आधा आपको निकालना कैसे है कि जब आपको इसके पहले जो हम ट्रायंगल बताए हैं उसमें अगर आपका क्लियर है कि अधिक कोण क्या होता है, ऋजुरेखीय कोण क्या होता है, कि एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, अगर इसी सर्कल को पूरा हम मिला देते हैं तब कितने अंश का कोण बनता है, और एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बीच कितने अंश का कोण बनता है। ये चीज़ अगर आपका क्लियर है तो कोई भी फिगर अगर आपको पेपर में दे देता है उस फिगर से आप आसानी से उसके बचे हुए कोण को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों रहा चतुर्भुज। चतुर्भुज में वर्ग हो गया, आयत हो गया और आपका ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ये कौन सा चतुर्भुज है, जिसको हम कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज। और इसके बाद एक चीज़ और दे देता है, आप लोग अगर बांध देखे होंगे जिसको डैम कहते हैं, उस तरह से एक फिगर आपका बना होता है जिसको हम समलंब चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। किस चतुर्भुज से, समलंब के नाम से जानते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो समलंब में क्या होता है, इस प्रकार से अगर आप डैम देखे होंगे, कहीं पर बांध देखे होंगे जिससे पानी रोकने के लिए बनाया जाता है, तो इस प्रकार से एक चतुर्भुज आपका बनता है ABCD, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि AB भुजा AB और भुजा CD ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ये बराबर नहीं है बल्कि एक दूसरे के समांतर हैं। और ये जो रेखा AD है और रेखा यहाँ पे BC है, ये दोनों रेखाएं आपस में AD और BC ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों को आपस में बराबर नहीं कह सकते। क्यों बराबर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर तो है लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर इस तरह से डाल देते हैं तो देखिए ये रेखा यहीं तक बन रहा है, बाकी ये देखिए एक्स्ट्रा इतना एक्स्ट्रा यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे AB और CD इन दोनों को हम बराबर नहीं कह सकते हैं लेकिन पैरेलल जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से पैरेलल यानी समांतर आगे बढ़ता चला जाएगा लेकिन एक दूसरे से कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज। और इस समलंब चतुर्भुज में भी इसके सभी कोणों को योग हम कितना कह सकते हैं, 360 अंश। और अगर इसका एक कोण देखना चाहें तो यहाँ से इस कोण के बारे में अगर हम समझें तो इसके दो कोण यहाँ पे ये देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, और यहाँ से एक कोण और एक कोण आपस में बराबर है। यानी समलंब चतुर्भुज में हम अगर कहें तो दो कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब दो दो कोण, ठीक है। अगर कोण A और कोण B, कोण A बराबर कोण B, यानी A B के बराबर है और कोण C किसके बराबर है, कोण D के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटा छोटा चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है आप लोग का कि अगर इस ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक को अगर इस तरह से अच्छे से कवर करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से जो भी आपके त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज हो गए, और आगे इसके बारे में भी हम वृत्त के बारे में बताएंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, अगर ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ आपको क्लियर है तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन हम पिछले 2-3 साल प्रीवियस ईयर को हम अच्छे से करा करके देख लिए हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। आपका पेडागोजी का पोर्शन जो होता है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही बड़ा नहीं होता, बहुत हाई लेवल का नहीं होता, क्योंकि उसी लेवल से क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिस लेवल का आप लोग का एग्जाम होता है, ठीक है।
तो ये हो गया दोस्तों चतुर्भुज के बारे में। अब आइए हम समझते हैं थोड़ा वृत्त के बारे में, इसमें देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आते हैं। अभी इसमें हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से जब इसके आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो और अच्छे से आप लोग का सब टॉपिक क्लियर होता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इसी में सब आप लोग का क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी इसमें हम क्वेश्चन भी करवाएंगे आगे। तो समझते हैं, यहाँ पे हम सर्कल के बारे में देखते हैं। सर्कल यानी जिसको हम कहते हैं वृत्त, वृत्त जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्कल। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि जैसे इस तरह से कोई एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि ये देखिए एक राउंड बन रहा है। ठीक है, एक सर्कल है, किसी एक फिक्स पॉइंट से, यहाँ पे मान के चलिए कोई एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, अगर इसका हम परिभाषा देखें तो किसी एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, किसी एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी से, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक, किसी एक निश्चित यानी फिक्स पॉइंट से एक निश्चित दूरी ले करके अगर उसके चारों तरफ हम एक वृत्ताकार पथ खींचें, ठीक है, यानी एक पथ इस तरह से बनाएं, तो वो जो वृत्ताकार पथ है यही किसको डिनोट आपका कर रहा है, यहाँ पे एक सर्कल यानी वृत्त को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। मतलब किसी फिक्स पॉइंट से समान दूरी ले करके खींचे गए पथ को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसका जो पथ होता है ये देखिए एक वृत्ताकार है। ठीक, अब हम इसमें आगे थोड़ा और समझते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हमको पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पूरे त्रिभुज पूरे वृत्त का जो अगर हम कोण देखें तो 360 अंश के बराबर ये भी होता है आपका। ठीक है, कितने अंश के बराबर होता है, 360 अंश। और इस वृत्त में हम एक चीज़ और समझेंगे कि जैसे यहाँ से आधा यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस होता है, रेडियस जिसको हम कहते हैं त्रिज्या, क्या होता है, ये त्रिज्या होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। ठीक है, और इसी को अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर खींच दें ए और बी, इस पूरे ए और बी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो व्यास जिसको हम कहते हैं डाया, ठीक है, डाया यानी इसको कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो इतना हम कह सकते हैं कि यहाँ से ले करके यहाँ तक त्रिज्या है और ये इतना पूरा अगर मिला दें तो व्यास है। यानी जो पूरा व्यास है, इस पूरे व्यास का आधा क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या का 2 गुना व्यास है। तो अगर इन दोनों का हम यहाँ पर रिलेशन लिखें तो हम व्यास को क्या लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, और यहीं पे अगर हमको त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं कि व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। ये कहाँ से आया, ये इसी फिगर से आया कि ये पूरा हमारा व्यास है, ये पूरा कितना है, क्या है, व्यास है। और इस व्यास का अगर हम आधा कर देते हैं तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और इस त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखिए लिखे हैं इस पूरे में कि जो व्यास है यानी यहाँ से यहाँ तक व्यास है, इस व्यास का आधा यहाँ पे त्रिज्या होती है, यानी त्रिज्या का 2 गुना अगर हम करें, इस त्रिज्या का अगर 2 गुना करें तो व्यास के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर इसी त्रिज्या को हमको देखना है तो ये पूरे व्यास का आधा क्या है, त्रिज्या है, तो व्यास बटे 2 हम कर दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्कल में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको हम समझ सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे देखिए कि जैसे 180 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश को हम लिखते हैं पाई, यानी इसको पाई के बराबर हम कह सकते हैं। तो अगर 360 अंश है, 360 अंश को हम 2 गुणे 180 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 180 अंश को अगर हम पाई लिख दें, ठीक है, यहाँ पे 180 अंश को अगर हम पाई लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 180 की जगह क्या हो जाएगा, पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई। यानी इस सर्कल को जो 360 अंश है, इस सर्कल को हम एक चीज़ से और डिनोट कर सकते हैं, किससे, 2 पाई से। इसको हम क्या कह सकते हैं, चाहे हम इसको 360 कहें या 2 पाई कहें, दोनों एक दूसरे से सेम होता है, दोनों समान होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। 360 अंश और 2 पाई दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिक चीज़ है। अगर ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, क्लियर हो जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपका कम से कम 40% जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका 40% यहीं से क्लियर हो जा रहा है।
बाकी आपका डिवीज़न हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस तरह से जो चीज़ें हैं इसको तो ऑलरेडी आप लोग पहले से कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। बाकी यहाँ पे हम और वीडियो ला करके उसको बता देंगे। जो मेन पॉइंट है आप लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन में, इसी से ज्योमेट्रिकल शेप से, तो ज्योमेट्रिकल शेप से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसको हम यहाँ पे समझ लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्किल। अब इसमें सर्किल के आगे हम थोड़ा एक एक लाइन देख लेते हैं घन घनाभ बेलन के बारे में, यहाँ पे होता क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले घन, क्या समझेंगे, सबसे पहले घन, फिर यहीं पे देखेंगे घनाभ, घनाभ, फिर यहाँ पे देखेंगे बेलन, फिर यहाँ पे देखेंगे शंकु। ठीक है, घन क्या होता है, तो घन की अगर आकृति बनाएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, और इसको कहते हैं क्यूबाइड, इसको क्या कहते हैं क्यूबाइड, और इसको कहते हैं सिलेंडर, इसको क्या कहते हैं सिलेंडर, और इसको शंकु को क्या कहते हैं कोन। ठीक है, अगर घन को हम बनाएं तो यहाँ पे देखिए घन इस प्रकार से बनता है आपका, ये देखिए घन। अगर आप पासा देखे होंगे, पासा, तो पासा ही आपका एक घन का रूप होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो A B C D E F G H, इसमें टोटल कितने कोने हैं अभी हम जिक्र करेंगे। और फिर घनाभ क्या है, तो घनाभ भी देखिए यहाँ पे इस प्रकार से घनाभ आपका बनता है। घनाभ का मतलब है कि दो आयत को एक में जोड़ दीजिए, वो आपका घनाभ हो जाता है, और दो वर्ग को एक में जोड़ दीजिए, वो आपका घन बन जाता है। यहाँ बेलन है, तो बेलन को किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए बेलन को इस प्रकार से आपका बेलन बन जाता है। ठीक है, ये बेलन। और शंकु, शंकु यहाँ पे क्या है, ये देखिए आपका ये शंकु का ये है शंकु। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि शंकु यहाँ पे घन घनाभ बेलन शंकु होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले घन के बारे में देखेंगे। घन के बारे में देखेंगे, अगर इसमें कोना देखें कितने कोना होता है, तो घन में कोनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 कोना ऊपर है, और 1 2 3 4, 4 कोना इसमें नीचे है, तो 4 4 टोटल मिला के 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फलक, फलक को एक और नाम से जानते हैं, सतह के नाम से जानते हैं। फलक को किसके नाम से जानते हैं, सतह के नाम से जानते हैं। तो फलक कितने होते हैं, तो यहाँ पे सतह यानी फलक कितने होते हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है, 2, और 2 इधर 2 उधर, 2 2 4, और 2 एक इधर 4 2 6, यानी 2 ऊपर नीचे 2 हो गया, साइड में 2 हो गया, 2 2 4, और 2 इधर 4 2 6। टोटल कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक, यानी सतहों की संख्या अगर देखा जाए तो 6। और यहीं पे अगर हम किनारों की बात करें, किनारे कितने होते हैं यहाँ पे, तो किनारे कितने होते हैं, देखिए 4 किनारा ऊपर हो गया, यानी 1 2 3 और 4, ये देखिए 4 किनारा ऊपर और 4 किनारा नीचे। यहाँ से आप देख लेंगे 1 2 3 और 4, 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, 4 4 8, और देखिए 2 इधर है, 1 और 2। ठीक है, 4 4 8, 8 2 10, और 2 इधर है, 10 2 कितना हो जाएगा 12। सेम यही चीज़ आपका घनाभ में भी है, बस है क्या कि अभी हम बताएं कि 2 वर्ग, यानी 2 वर्ग को एक में जोड़ दीजिए, वो आपका घन बन जाता है, और 2 आयत को एक में जोड़ दीजिए, वो किसके बराबर हो जाता है, एक घनाभ के बारे में। तो इसमें भी अगर हम कोना कहें तो कोनों की संख्या इसमें भी 8 है। फलक इसमें कितने हैं, फलक यानी जिसको हम सतह कहते हैं, फलक सतह क्या है 6 है, और किनारे कितने हैं, किनारे इसमें कितने हैं 12 हैं। ठीक है, इसमें भी वही जैसे घन में होता है वैसे घनाभ में होता है। अब आइए आप बेलन के बारे में देख लीजिए। ठीक है, बेलन के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर एक बेलनाकार इस प्रकार से देखें, तो बेलन में क्या होता है कि बेलन में देखिए सिलेंडर, 2 सिलेंडर होते हैं, कितने 2 यानी जो 2 वृत्त होते हैं। अगर बेलन में हम कहें कि कितने वृत्त होते हैं, तो बेलन में वृत्तों की संख्या अगर हम देखें तो बेलन में वृत्तों की संख्या कितनी होती है 2। एक वृत्त आपका एक सर्कल देखिए ऊपर बना हुआ है, और एक सर्कल आपका नीचे बना हुआ है, यानी 2 वृत्त, इसमें एक वृत्त ऊपर एक वृत्त नीचे, दोनों 2 वृत्त होते हैं। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि ये जो बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन हम यहाँ पे देखेंगे कि बेलन का आयतन होता है πr² h।
ठीक है। आर यहाँ पे वही है कि यहाँ से यहाँ तक आधा यहाँ पे त्रिज्या यानी आर के बराबर हो जाएगा, पूरा हमारा व्यास के बराबर हो जाएगा। और यच यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है, यच है। और पाई का मान हम जानते हैं कि 180 या 22/7 के बराबर होता है। तो इसमें हम क्वेश्चन आगे जब करेंगे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से तो और अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। शंख के बारे में अगर हम देखें तो शंख आप टोपी देखे होंगे, टोपी जोकर की टोपी आप देखे होंगे, तो टोपी ही आपका क्या है, शंक्वाकार एक आकृति है। तो इसमें भी देखिए क्या है कि अगर इसमें हम वृत्तों की संख्या पूछें कि शंख में वृत्तों की संख्या कितनी होती है, तो शंख में आप वृत्तों की संख्या कितना कह सकते हैं, 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल एक ही वृत्त यहाँ पे बना हुआ है। अगर कोनों की बात करें तो कोना इसमें कितना है, यहाँ पे देखिए एक कोना, इसमें कितने कोने हैं, एक कोना है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर। तो इस प्रकार से अगर इसके शंख के आयतन की बात हम करें कि शंख का आयतन क्या होता है, तो ये हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये शंख का आपका आयतन है। आर आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है, एच इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक हाइट है, ऊंचाई है, और बाकी पाई का मान 22/7 तो आपको पता ही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग को त्रिभुज के बारे में हो गया, चतुर्भुज के बारे में हो गया, घन घना, बेलन, शंख, वृत्त, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितने भी यहाँ पे हम चीज़ें बताए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से दोस्तों हम इसमें और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। बाकी इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। उस प्रैक्टिस सेट में जितने भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, सभी टॉपिक से रिलेटेड हम एक आपका ठीक ठाक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन आप लोग का है, जो अच्छा खासा आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनको हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से यहाँ पे हम अच्छे से क्लियर करवा देंगे। तो इसीलिए आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे इसी तरह से अच्छा वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और सीटेट में अगर आप लोग पेपर देना चाह रहे हैं तो अगर ये सब वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो एक अच्छा खासा स्कोर आप इसमें मैथ में करके आ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बाकी पोर्शन जो होते हैं उसमें तो आप आसानी से कर पाते हैं, लेकिन समस्या आपकी मैथ में आ जाती है। और मैथ बहुत ही ईजी होता है अगर आप करना चाहें, ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसमें अगर समझना चाहें तो बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी वे में सब कुछ होता है। केवल हम उसको पढ़ते नहीं और ये मान के छोड़ देते हैं कि यार मैथ बहुत टफ है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैथ से इजी अगर देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अगर हम पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़, बेसिक टू हाई लेवल अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।